Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is सेक्शन 177 जो कि है ऑडिट कमेटी। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम ऑडिट कमेटी क्या होता है, कैसे होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, अपॉइंट कैसे करती है ऑडिटर को, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट होंगे। एक में ऑडिट कमेटी के बारे में सब कुछ, और इसका एक छोटा सा पार्ट और है जिसको हम कहेंगे विजिल मैकेनिज्म, उसको भी सीखेंगे बट वो सेकंड पार्ट में। उसके अलावा सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ब्रीफ में मैं समझाता हूँ कि ऑडिट कमेटी होता क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है। शेयर होल्डर। बट शेयर होल्डर को वो रिकमेंड कौन करता है? शेयर होल्डर खुद तो पकड़ के लाते नहीं ऑडिटर्स को, शेयर होल्डर को रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये नेम्स कौन देते हैं, मतलब किसको बनाना है ऑडिटर, किसको नहीं बनाना है, उनके जो नाम होते हैं वो रिकमेंड कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी पूरा ऑडिटर को संभालती है कि उनका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, उनका टर्म ऑफ एंगेजमेंट कितना होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। सो ऑडिट कमेटी नेम्स किसको देती है? डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं उसी नामों को शेयर होल्डर्स को, फिर जाके शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एक ऑडिटर को इन जनरल मीटिंग। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी में मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? कंपनी में फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर्स है बहुत सारे, एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। सपोज़ कीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं। 15 में से किसी भी 5 या 6 या 7 या 8, कितने भी जो भी केस होगा उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को ऑडिट कमेटी बना दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने जिसमें 15 डायरेक्टर्स है एक कंपनी में। अब उन 15 डायरेक्टर ने किन्हीं 5 डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी घोषित कर दिया, यानी उनको डिक्लेयर कर दिया वो आज से ऑडिट कमेटी है। सो ऑडिट कमेटी फॉर्मुलेट कैसे हुई? उन्हीं डायरेक्टर के बीच में से किन्हीं भी 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया और उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑडिट कमेटी है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिट कमेटी। ये तो था ब्रीफ में, मैंने आपको समझाया। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ऑडिट कमेटी के सेक्शंस। सो फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। सबसे पहले फॉर्मेशन, यानी हर कंपनी में ऑडिट कमेटी ज़रूरी नहीं है बनाना, तो किन किन कंपनीज़ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी ऑलवेज एप्लीकेबल, वो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब आप कहेंगे कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी कंपनी हु इज़ लिस्टेड इज़ ऑलवेज पब्लिक, बट दैट इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बिकॉज हर लिस्टेड कंपनी हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है और हर प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं करा रही है, बट वो डेट जो है उसका वो तो लिस्ट करा सकती है ना। तो जैसे ही वो प्राइवेट कंपनी अगर अपना डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो डिवेंचर्स वगैरह हैं वो अगर लिस्टेड कराएगी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, देन इट विल बी लिस्टेड प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। सो ये जो अपना एक माइंड में रहता है कि हाँ अब सिर्फ पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, ये गलत है। ओके, सो इसीलिए लॉ में कहा गया लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी जो भी कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE पे, तो उसको कहा जाएगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एंड ये सेक्शन उस कंपनी पे ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा। ओके, नाउ सेकंड कंपनी इज़ अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। सो उस पर भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, उसमें एक कंडीशंस हैं, टोटल 3 कंडीशंस हैं। पहली, पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसकी मोर देन या इक्वल टू 10 करोड़ है, यानी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, या टर्नओवर है उसका मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स
या लोन्स उसका है मोर देन 50 करोड़। तो समझ में आ गई आपको, ये 3 कंडीशन है, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाए देन उस पर ऑडिट कमेटी का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़, यानी 10 करोड़ भी हो सकती है या उससे ज़्यादा, तो सेक्शन एप्लीकेबल है। और टोटल टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा या 100 करोड़। और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स में क्या है, ओनली एंड ओनली मोर देन 50 करोड़, यानी अगर 50 करोड़ है देन it is not applicable, but if it is more than 50 crore then the section is applicable, and for the private company it is not applicable, and also for the one person company it is not applicable at all. So this is the first point, that is formation of audit committee. Let's move to the next point, that is composition. So the audit committee shall consist of first a minimum of 3 directors, यानी जो भी ऑडिट कमेटी हमने बनाई थी, याद है आपने एक एग्जांपल लिया था इसमें, जैसे 15 डायरेक्टर्स हैं उसमें से टोटल 5 डायरेक्टर्स को हमने ग्रुप बनाया और उसको ऑडिट कमेटी डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें कहा गया है वो जो ग्रुप बनाया था हमने वो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए, यानी ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 4, 5, 6, 7, बट मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। बी पॉइंट, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी, यानी एक ऑडिट कमेटी में फॉर एग्जांपल 3 डायरेक्टर को हमने सेट किया है एक ग्रुप में, तो उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शंस में, तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप जाके देख सकते हैं वो सेक्शन। सो जैसे 3 डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया तो उसमें से 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया तो उसमें 3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए मिनिमम, और अगर 8 डायरेक्टर को अपॉइंट किया देन इट विल बी मोर देन 4, यानी 5 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडेड that majority of member of audit committee including its chairperson must be persons financially literate। अब कहा गया है कि जो ऑडिट कमेटी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है वो इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, ना चेयरपर्सन को भी इंक्लूड किया गया है, वो क्या होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट, यानी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, समझना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये सब उनको आना चाहिए। उनको टोटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनको एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, उस चीज़ को कहा गया है फाइनेंशियली लिटरेट। एंड देयर इज़ अमेंडमेंट पॉइंट बी जो हमने पढ़ा, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी। पॉइंट बी में किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनीज, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती है उन पे बी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको कहा जहाँ भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है आप सेक्शन 8 कंपनीज को एक्सक्लूड कर दीजिए। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पॉइंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। हमने अपॉइंट तो कर दिया, यानी डायरेक्टर्स को, एक ग्रुप को हमने ऑडिट कमेटी डिक्लेयर कर दिया, हमने एप्लीकेबिलिटी भी देख ली कि हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल हो रहा है, और कंसिस्टेंट मतलब ये जो कंपोजिशन होता है वो भी हमने चेक कर लिया, अब हमने ग्रुप भी रेडी कर दिया। बट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी, वो ऑडिट कमेटी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है या ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या है वो हम देखते हैं। एज स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड इंक्लूडिंग, क्या क्या करेगी ऑडिट कमेटी, ए the recommendation for appointment, remuneration, terms of appointment of auditor। ऑडिट कमेटी क्या डिसाइड करेगी, रेकमेंड करेगी सबसे पहले कि अपॉइंटमेंट किस ऑडिटर का करना है। सेकंड, ऑडिटर का जो रेमुनरेशन होता है वो डिसाइड करेगी। एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, किन टर्म्स पे वो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ऑडिटर का, उसको भी डिसाइड करेगी। बी,
एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के उसको एग्जामिन करेगी और ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसको भी एग्जामिन करेगी बोर्ड तक पहुंचने से पहले। यानी जो भी ऑडिटर ने ऑडिटर्स रिपोर्ट तैयार की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी चेक किए हैं, उसकी रिपोर्ट्स को पहले ऑडिट कमेटी एनालाइज करेगी, उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाएगा टू बोर्ड। सी पॉइंट इज अप्रूवल ऑफ एन और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी विद रिलेटेड पार्टी, यानी जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको अप्रूवल करना, यानी वो ट्रांजैक्शन करने देना है या नहीं करने देना है, उसका अप्रूवल या उसके में कुछ मॉडिफिकेशन करना है ट्रांजैक्शन में, देन वो भी काम करेगी ऑडिट कमेटी। एंड द डी पॉइंट इज स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से लेती है, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन सब की भी स्क्रूटनी करेगी। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग करेगी। फिफ्थ पॉइंट दैट इज ई, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी, यानी कंपनी की जो भी अंडरटेकिंग्स है, जो भी एसेट्स है, उनकी वैल्यूएशन करेगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी। एफ पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस कैसे चलाना है, और जो भी बंदा काम कर रहा है उसको पूरी एक्सेस नहीं देनी है, या तो वो रीड कर पाए उस डेटा को, या वो मॉडिफाई कर पाए, या तो वो उस फाइनेंशियल सिस्टम को तैयार करे पूरा। तो एक बंदे को सारी जिम्मेदारी नहीं देनी है, नहीं तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी को कहा गया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं और जो भी डाटा हमारा है वो चोरी नहीं होना चाहिए या उसका कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक बंदे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए, और इससे क्या होगा, रिस्क कम होगा। और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑडिट कमेटी का ही काम होगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को एस्टेब्लिश करना, मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपनी। And the next point is monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters, यानी जो भी हमने फंड्स रेज किए हैं, जिस भी पर्पस के लिए किए हैं, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो भी ऑडिट कमेटी चेक करती रहेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। जो भी ऑडिट प्रोसेस डिज़ाइन किया है ऑडिट कमेटी ने, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी चेक करेगी कि वो इफ़ेक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन की नीड तो नहीं है, और या तो पूरा प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब भी ऑडिट कमेटी चेक करेगी। तो हमने टोटल पॉइंट्स पढ़ लिए एच तक, ए टू एच। तो हमने अभी तक पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी। नाउ वी विल डिस्कस राइट्स ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के क्या राइट्स होंगे? द ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट। पहला, ऑडिट कमेटी कभी भी किसी भी ऑडिटर को चेक कर सकती है किस चीज़ में? पहला, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसकी जिम्मेदारी? ऑडिट कमेटी की। तो उससे रिलेटेड कोई किसी भी तरह की कमेंट चाहिए उसको ऑडिटर्स से, तो वो मंगा सकती है। स्कोप ऑफ ऑडिट, अगर उसे चेक करना है या उसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो भी वो ऑडिटर्स को बुलवा सकती है कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आपने क्या सोच के ये डिज़ाइन किया है, स्कोप एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल भी आपने कैसे डिज़ाइन किया है, इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। ये सब डिस्कस करने के लिए ऑडिटर्स को कभी भी बुला सकती है। सी, उसका राइट है कि वो ऑब्जर्व कर सकती है जितने भी ऑडिटर्स काम कर रहे हैं कंपनी में। डी इज़ रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर देयर सबमिशन। जैसे कि मैंने कहा पहले भी, बोर्ड तक रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट पहुंचने से पहले ऑडिट कमेटी उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ती है, एनालाइज करती है और चेक करती है किसी भी तरह की गलती तो नहीं है, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सब रिव्यू करके उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है सबमिट होने बोर्ड को। एंड द ई पॉइंट इज़ एनी अदर रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। किसी भी तरह का रिलेटेड इशू है अगर
इंटरनल ऑडिटर्स को लेके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को लेके। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स क्या होते हैं? जो कंपल्सरी ऑडिट होती है साल में एक बार, वो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड व्हाट इज़ द इंटरनल ऑडिट? जो कि हम कंपनी में अपने इंटरनल कंट्रोल को संभालने के लिए इंटरनल ऑडिट कराते हैं, और किसी भी तरह का कंपनी में रिस्क तो नहीं है, उसके लिए भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कि कंपनी में इंटरनली किसी भी तरह की झोल झाल तो नहीं हो रही, या किसी भी तरह का घपला तो नहीं हो रहा है, कह सकते हैं हम। इस तरीके से जो भी इश्यूज़ होंगे वो ऑडिट कमेटी चेक कर सकती है थ्रू, वो इंटरनल ऑडिटर को बुला सकती है कि हाँ, उनको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वो इंटरनल ऑडिटर से पूछ सकती है कि ये ऐसे क्यों किया, ऐसा क्या सोच के आपने किया, या इसके क्या रीज़न्स थे। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का भी अगर उनको कुछ लगता है तो उनसे भी रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करा सकती है और डिस्कस कर सकती है, टिपिकली किसी भी तरह का इशू अगर उन्हें लगता है तो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। ऑडिट कमेटी के पास एक अथॉरिटी भी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किस मामले में, वो हम अभी पढ़ते हैं। द ऑडिट कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर। किसी भी तरह का मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए? फंक्शंस और रेफर्ड टू इट बाय द बोर्ड, एंड फॉर दिस पर्पस शैल हैव पावर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम external source and have full access to information contained in the record of the company। यानी ऑडिट कमेटी के ऊपर एक अथॉरिटी होती है, यानी वो किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन चाहे, भले ही वो एक्सटर्नल सोर्स को से एडवाइस ले या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, अगर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, तो ऑडिट कमेटी को फुल एक्सेस रहता है। वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड चाहे तो चेक कर सकती है उठा के, और किसी भी तरह का बोर्ड फंक्शन या किसी भी तरह का जो प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो ले सकती है। एंड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर कंपनी के रिकॉर्ड्स में से चाहिए तो भी वो निकाल सकती है, उसको फुल एक्सेस रहता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द बुक्स और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डैट। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज रोल ऑफ द ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में हमने किसको बिठाया था? डायरेक्टर्स को। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए थे और उनका ग्रुप बनाया था, ऑडिट कमेटी उनको नाम दिया था। बट ऑडिट कमेटी की जितने भी मेंबर्स होते हैं वो तो ठीक है, वो डायरेक्टर्स होते हैं, बट जो भी ऑडिटर होता है उसका क्या रोल होता है ऑडिट कमेटी में? उसका रोल होता है राइट टू बी हर्ड, यानी उसको सुना जाएगा, बट उसका जो वोट है वो नहीं होगा, यानी उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा ऑडिटर को। बट वो जो भी कहेगा उस चीज़ को सुनी जाएगी ऑडिट कमेटी के द्वारा, बट उसको किसी भी तरह का वोट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, ही इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी। वो ऑडिट कमेटी का पार्ट है, बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कमेटी। मेंबर कौन है? डायरेक्टर्स, वो भी उनमें मैक्सिमम होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और मैक्सिमम लोगों को समझ में आना चाहिए, वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए किस चीज़ को, मतलब उनको पढ़ना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और समझ में आना चाहिए उनको कि क्या मतलब इंटरप्रिटेशन है इसका, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उनको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। उस तरह की इंफॉर्मेशन को कहा जाता है फाइनेंशियली लिटरेसी, यानी फाइनेंशियली उनकी जो नॉलेज है वो स्ट्रांग है, उनको पढ़ना आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट्स को, P&L स्टेटमेंट्स को, और भी जो भी एनेक्स्चर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन सब को उसको पढ़ना आता है, उसको इंटरप्रिटेशन करना आता है, उस चीज़ को कहा जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी। सो हमने अभी 6 पॉइंट पढ़ लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, यानी द बोर्ड रिपोर्ट मस्ट डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। जो भी बोर्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा किस तरह का, किसी भी तरह का जो हमने ऑडिट कमेटी तैयार की थी उसका एक कंपोजिशन, यानी किस तरीके से ऑडिट कमेटी कंपोज की गई है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स को फाइनेंशियली नॉलेज है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है,
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज है उनको, फाइनेंशियली लिटरेट हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी कि कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या कितने लोग क्या हैं। ऐसे हम कहते हैं ना किसी भी तरह का कंपोजिशन क्या होता है, कि वो कंपोज कैसे किया गया है, मतलब कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उस कमेटी में, कितने नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, और भी किसी तरह के मेंबर्स को ऐड तो नहीं किया है, वो सब कंपोजिशन बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा। एंड वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी ने जो भी नाम रिकमेंड किए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि इनको अपॉइंट कीजिए, और बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ भी सेम उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिपोर्ट में। और साथ ही में उनको रीजंस भी देने पड़ेंगे कि हमने ऑडिट कमेटी का ने जो नाम दिए थे ऑडिटर्स के, जिनको अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड किया था, तो वो हमने रिजेक्ट क्यों किए, क्या रीज़न थे, और जिनको रिजेक्ट किए उनके नाम और क्यों रिजेक्ट किए उनके रीजंस, सब का सब बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होना कंपलसरी है। सो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विजिल मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसको भी।